जादुई 2 फ्रॉक का जादू। किसी गांव में संजना नाम की एक लड़की रहती थी। संजना अपने छोटे भाई राहुल और अपनी माँ शांति के साथ रहती थी। शांति कपड़े सिलने का काम करती थी। उनकी जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। फिर एक दिन, बेटी, आज रात को मैं घर नहीं आऊंगी क्योंकि सरपंच जी की बेटी की शादी है और उन्होंने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, इसलिए मैं आज रात को नहीं आऊंगी। कोई बात नहीं माँ, मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं बेटी, कल तुम्हें स्कूल जाना है ना, और तुम अपना और राहुल का ध्यान रखना और सुबह समय से स्कूल चली जाना। ठीक है माँ, अगर आपको किसी भी चीज का जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। इतना कहकर शांति अपने काम पर चली जाती है। शांति की दुकान के सामने ही एक सुमन नाम की औरत की कपड़े की दुकान थी। जब से इस शांति की बच्ची ने दुकान खोली है, तब से मेरा तो काम बिल्कुल ठप हो गया है। और सरपंच जी के ऑर्डर मुझे मिलने वाले थे और कहाँ इस भिखारिन को मिल गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो भीख मांगना पड़ेगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। रात होती ही सुमन सरपंच के घर में से गहने चुरा कर ले आती है और शांति की दुकान में रख देती है। अरे सुनिए जी, गजब हो गया। हमने अपनी बेटी की शादी के लिए जो गहने रखे थे वो चोरी हो गए। किसकी इतनी हिम्मत जिसने हमारे घर में चोरी की? तभी वहाँ पर सुमन आ जाती है। माफ करना सरपंच जी, मुझे आपको कुछ बताना है। दरअसल रात को अपनी दुकान में काम कर रही थी मैं, तभी मैंने देखा रात को शांति एक बैग में भरकर अपनी दुकान में कुछ ले जा रही थी। हो सकता है कि वो आपके गहने हो, एक बार जाकर उसकी दुकान चेक कर लो। सुमन के इतना कहने पर सरपंच और सरपंच की पत्नी दोनों शांति की दुकान में जाते हैं। ए शांति की बच्ची, बाहर निकल, मुझे सब पता है कि तूने ही मेरे गहने चुराए हैं। अरे मालकिन, आप ये सब क्या कह रही हो? मैं तो रात को आपके ऑर्डर पूरे कर रही थी। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर, हट यहाँ से, हम तेरी दुकान चेक करेंगे। दोनों पति पत्नी मिलकर दुकान की तलाशी करते हैं। तभी उन्हें अपने गहने मिल जाते हैं। देखिए जी, ये रहे हमारे गहने। शांति बहुत घबरा जाती है। मालकिन, मुझे सच में नहीं पता कि गहने कहाँ से आए हैं। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने आपके कोई गहने नहीं चुराए। शांति का इतना कहने पर सरपंच की पत्नी शांति को बहुत मारती है। सुनिए जी, जल्दी से आप पुलिस को फोन करो और इसको पुलिस के हवाले करवाओ। मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और शांति को पकड़कर जेल में डाल देती है। वो सब देखकर सुमन बहुत खुश होती है। तभी एक औरत संजना के पास जाती है और कहती है, संजना बेटी, गजब हो गया, तुम्हारी माँ को पुलिस पकड़ कर ले गई है। भला मेरी माँ को पुलिस क्यों ले जाएगी? मैंने सुना है कि शांति ने सरपंच के घर में से गहने चोरी करे हैं। दोनों भाई बहन भागते भागते पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस अंकल, एक बार हमें हमारी माँ से मिलने दीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। ठीक है, पर 5 मिनट के लिए। उसके बाद पुलिस स्टेशन में बिना सबूत के वापस मत आना। माँ, मेरे को विश्वास है कि आप चोरी नहीं कर सकती। पता नहीं बेटी, किसने मेरी दुकान में सरपंच के गहने रख दिए। मैं सच बोल रही हूँ बेटी, मैंने कोई भी चोरी नहीं की। मुझे आप पर पूरा विश्वास है माँ, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी आपको जेल से बाहर निकलवाऊंगी। उसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर वापस चले जाते हैं। दीदी, अब हम माँ को जेल में से बाहर कैसे निकलवाएंगे और अब हमारा घर कैसे चलेगा? तू बिल्कुल चिंता मत कर राहुल, तू बस आराम से स्कूल जा और मन लगाकर पढ़ाई कर। उसके बाद संजना गांव में काम ढूंढने जाती है, लेकिन कोई भी उसको अपने घर में काम नहीं देता और सभी लोग अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। संजना दुखी होकर एक नदी के किनारे आकर बैठ जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? गांव में कोई मुझे काम नहीं दे रहा, सभी लोग मेरी माँ को चोर समझ रहे हैं। अब मैं अपनी माँ को कैसे बेगुनाह साबित करूं? वहीं से एक परी गुजर रही थी। तभी उसकी नजर संजना पर जाती है। संजना को रोता देख परी संजना के पास आती है और कहती है, क्या हुआ बेटी,
तुम रो क्यों रही हो? उसके बाद संजना परी को सारी बात बताती है। परी को संजना पर दया आ जाती है। अरे बेटी, ये तो बड़े दुख की बात है, लेकिन तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर परी अपने जादू से 2 जादुई फ्रॉक प्रकट करती है। बेटी, ये 2 जादुई फ्रॉक है, तुम इन दोनों फ्रॉक को अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारा हर दुख दूर करेगी। अगले ही पल पहले फ्रॉक में से एक चुड़ैल बाहर निकल कर आती है और वो चुड़ैल सीधा सुमन के पास जाती है और सुमन की खूब पिटाई करती है। अरे अरे कोई बचाओ, बचाओ मुझे। झूठी औरत, ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत कर, चुपचाप पुलिस स्टेशन चल और सब कुछ सच सच बता दे, और अगर तूने पुलिस के सामने सच नहीं बताया तो मैं तुझे मार डालूंगी। ठीक है, मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगी। सुमन भागी भागी पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को सब कुछ सच सच बता देती है। पुलिस उसको पकड़कर जेल में डाल देती है और शांति को छोड़ देती है। हमें माफ कर दो, हमने उस दुष्ट औरत पर विश्वास किया और तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कोई बात नहीं सरपंच जी, वैसे भी अमीर लोग थोड़े नादान होते ही हैं। उसके बाद परी के दिए हुए दूसरे जादुई फ्रॉक से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। शांति के घर की गरीबी पूरी तरह से मिट जाती है और अब फिर से उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगा। बहुत समय पहले की बात है। महेश गांव की शादियों में समय समय पर बावर्ची का काम करता था और उससे जो पैसे कमाता था उसी से उसके परिवार का खर्चा चलता था। परंतु जितने भी पैसे कमाए वो कम ही पड़ जाते थे, क्योंकि उसका परिवार आम परिवारों से बहुत बड़ा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे, उसके माता पिता, उसके भाई भाभी और उनके भी 2 बच्चे रहते थे। और पूरे ही परिवार की जिम्मेदारी महेश के ऊपर थी, क्योंकि महेश के माता पिता बीमार रहते थे, इसलिए वो काम नहीं कर सकते थे। और महेश का भाई 1 नंबर का आलसी था। महेश जब भी उसे कोई काम दिलाता था या दिलाने की बात करता था तो वो कोई ना कोई बहाना बना देता था, और इस बार भी वो ऐसा ही करता है। राकेश भैया, गांव की छोर पर जो हाईवे है वहाँ पर नरेंद्र के ढाबे में एक बावर्ची की जगह खाली है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर आप कहें तो मैं उसके वहाँ आपके काम के लिए बात करता हूँ। वो आपको जरूर नौकरी दे देगा। तुझे क्या मैं बावर्ची दिखाई देता हूँ? और अब क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि किसी दूसरे के ढाबे में काम करूँ? भैया, अगर आप काम नहीं करेंगे तो घर में पैसा कहाँ से आएगा? जो मैं पैसे कमाता हूँ वो भी पूरा नहीं हो पाता। माँ और बाबा की दवाइयाँ भी समय पर नहीं आ पाती। देख, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने कुछ सोचा है और मैं वही करने वाला हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? तू तो अच्छे तरीके से जानता है, मुझे कहीं नौकरी करना पसंद नहीं है। मैं तो पैदा ही मालिक बनने के लिए हुआ हूँ, इसलिए मैंने खुद का ढाबा खोलने की सोची है, जहाँ पर मैं गल्ले पर बैठूंगा और मेरे कारीगर मेरे लिए काम करेंगे। सोच तो आपकी बहुत अच्छी है भैया, लेकिन जो आप इतने सपने देख रहे हैं, इसे पूरे करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसकी चिंता तू मत कर। हमारे पास जो हमारी पुश्तैनी जमीन थी, मैंने उसका सौदा पक्का कर दिया है। जैसे ही उसके पैसे आएंगे मैं उससे हाईवे पर ही एक अच्छा सा ढाबा खोलूंगा और उस ढाबे में कारीगर रखूंगा। फिर मैं आराम से बैठकर नोट गिनूंगा और मेरे कारीगर काम करेंगे। भैया, ये क्या किया आपने? वो एक ही जमीन थी हमारे पूरे परिवार के पास, आपने उसे भी बेच दिया। कम से कम आपको एक बार पूछना तो चाहिए था। तू पैसे जरूर कमाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू भूल जाएगा कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अभी भी फैसला मेरा ही चलेगा, समझा? और हाँ, तू चिंता मत कर, उस ढाबे में तेरी भी हिस्सेदारी होगी। बस तू मेरा थोड़ा बहुत हाथ बटा देना और कारीगरों को अच्छे से संभाल लेना। महेश जानता था कि राकेश से बहस करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। और फिर कुछ ही दिनों में राकेश को उसकी पुश्तैनी जमीन के पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो हाईवे पर एक अच्छा सा ढाबा खोल लेता है। परंतु ढाबा खोलने में ही इतने पैसे लग जाते हैं कि उसके पास कारीगर रखने के पैसे ही नहीं बचते। भैया, सारे पैसे तो इस ढाबे में ही लग गए। अब आप कारीगर कहाँ से लाएंगे और अब काम कैसे चलेगा? बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन अब इतना बड़ा ढाबा खोला है तो इसे किसी न किसी तरह तो शुरू करना ही होगा। दोनों सोच में पड़ जाते हैं। तभी राकेश कहता है, मेरे पास एक उपाय है। किस तरह का उपाय भैया?
देख, तू एक बहुत ही अच्छा बावर्ची है और शादियों में भी कितना अच्छा अच्छा खाना बनाता है। तेरे हाथ का खाना सबको पसंद आता है। इसलिए तू एक काम कर, जब तक हमारे पास पैसे नहीं आ जाते तब तक तू खाने का काम संभाल ले और मैं गल्ले का काम संभाल लेता हूँ। इस तरह दोनों भाई मिलकर इस ढाबे को संभाल लेंगे और पैसे आने पर कारीगर रख लेंगे। महेश जानता था जो उसका भाई कह रहा है वो सरासर नाइंसाफी है, परंतु वो किसी तरह की लड़ाई नहीं चाहता था, इसलिए वो हाँ कर देता है। और फिर अगले दिन से उन दोनों का ढाबा शुरू हो जाता है। महेश के हाथ का खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था, इसलिए ग्राहकों की भीड़ बढ़ते समय नहीं लगता और कुछ ही दिनों में दोनों भाइयों का ढाबा चल पड़ता है और काफी अच्छी कमाई होने लगती है। परंतु राकेश बहुत ही लालची था। वो जानता था कि अगर उसने कारीगरों को रखा तो पैसे खर्च होंगे और कारीगर शायद महेश जितना अच्छा खाना ना बना पाए, इसलिए वो कारीगर नहीं रखता और महेश को यही बताता है कि अभी कारीगर रखने लायक पैसे नहीं हुए हैं। महेश सच्चाई जानता था, परंतु वो कुछ नहीं कहता। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं। एक दिन शाम को राकेश महेश से कहता है, महेश, समय हो गया है, अब ढाबा बंद कर देते हैं। भैया आज मंगलवार है, आज दिल्ली की बस यहाँ आकर रुकती है और उस बस में से कई सारे यात्री आते हैं। हमें आधे घंटे और रुकना चाहिए और उन सबको खाना खिलाकर फिर हम घर चले जाएंगे। देख, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, तुझे यहाँ रुकना है तो रुक, और हाँ, उन सबको खाना खिलाकर ढाबा बंद करके आ जाना और उससे पहले घर के लिए खाना निकाल दे, मुझे घर लेकर जाना है। ठीक है भैया। ऐसा कहकर महेश राकेश और अपने बाकी परिवार के लिए खाना निकाल देता है, लेकिन क्योंकि महेश और उसकी पत्नी ढाबे पर ही काम करते थे, इसलिए महेश, उसकी पत्नी और बच्चे ढाबा बंद करने से पहले बचा खुचा खाना खाकर गुजारा कर लिया करते थे। उस दिन भी महेश की पत्नी ढाबे में पड़े गंदे बर्तनों को धो रही होती है और महेश बस का इंतजार कर रहा होता है। कुछ ही देर में बस आ जाती है। महेश सभी यात्रियों को खाना खिला देता है। सबको खाना खिलाने के बाद महेश के पास केवल अपने परिवार के लिए खाना बचता है। फिर महेश जैसे ही अपने परिवार के लिए खाना निकालने लगता है कि तभी एक ऋषि अपने 2 शिष्यों के साथ वहां आ जाते हैं। बालक, हम लंबी यात्रा से आ रहे हैं, हमें बहुत भूख लगी है, क्या तुम हमें थोड़ा भोजन करा सकते हो? महेश सोच में पड़ जाता है, परंतु वो एक साधु को अपने द्वार से भूखे पेट नहीं भेज सकता था, इसलिए वो साधु और उसके चेलों को बिठा देता है और उनके लिए जितना बचा हुआ खाना था सब लगा देता है। वो ऋषि और उसके चेले खाना खाने लगते हैं। सारे बर्तन धोने के बाद महेश की पत्नी अपने बच्चों को लेकर ढाबे की रसोई में आती है और फिर जब वो खाना निकालने के लिए बर्तन को देखती है तो सारे बर्तन खाली होते हैं। ये देखकर वो महेश से कहती है, अरे ये क्या किया आपने, इन बर्तनों में थोड़ा सा भी खाना नहीं है। हमारे बच्चे कब से खाना खाना करके चिल्ला रहे हैं, अब मैं उन्हें क्या दूं? मुझे माफ कर दो, वो ढाबे पर बाहर एक ऋषि और उनके 2 चेले आ गए, इसलिए जो खाना मैंने हमारे लिए बचा रखा था वो मैंने उन्हें दे दिया। एक दिन की बात है, हम भूखे पेट सो जाएंगे। मुझे भूखे पेट सोने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक बार अपने बच्चों की तरफ देखिए, उनकी भूख मुझसे देखी नहीं जा रही है। महेश जानता था कि ढाबे पर रखा सारा अनाज खत्म हो चुका है और इतनी रात को उसे कहीं अनाज नहीं मिलेगा। ये सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, परंतु बाहर बैठे ऋषि को महेश की सारी बातें सुनाई और उसकी स्थिति दिखाई दे रही थी, इसलिए वो हाथ धोकर ढाबे की रसोई में जाते हैं। चिंता मत करो महेश, तुमने एक भूखे को खाना खिलाया है, इसलिए तुम्हारा परिवार भूखा नहीं रहेगा। ऐसा कहकर वो ऋषि एक खाली बर्तन पर हाथ रखते हैं और महेश को भी उस बर्तन पर हाथ रखने को कहते हैं। महेश को कुछ समझ नहीं आता, परंतु फिर वो ऋषि कुछ मंत्र पढ़ता है और फिर महेश से कहता है, महेश, अब इस बर्तन पर से हाथ हटाकर वापस इस बर्तन पर हाथ रखो और अपने मन में किसी भी खाने के बारे में सोचो। महेश ऐसा ही करता है और फिर वो ऋषि महेश को उस बर्तन पर से ढक्कन हटाने को कहता है। महेश जैसे ही उस बर्तन पर से ढक्कन हटाता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उस बर्तन के अंदर ढेर सारे पराठे थे जिसके बारे में उसने मन में सोचा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपकी वजह से आज मेरा परिवार भूखा नहीं सोएगा। मुझे धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है महेश, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो।
तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। शाम को जो दिल्ली से बस आई थी उसमें कई गरीब लोग थे और तुम ये बात जानते थे कि उसमें गरीब लोग ही आते हैं। उन लोगों को तुमने मुफ्त में खाना खिलाया। ये देखकर मेरा दिल बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर आया। मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी तुम इसी तरह लोगों की मदद करते रहोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ है। ऐसा कहकर वो ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन महेश और उसका परिवार भरपेट खाना खाता है। अब महेश का काम काफी कम हो जाता है। उसे खाना बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। महेश अब ऋषि द्वारा बनाए गए उस जादुई बर्तन पर हाथ रखता और वो जिस खाने के बारे में सोचता वो खाना उस बर्तन में प्रकट हो जाता था। कुछ दिन तो ये सब ऐसे ही चलता है, परंतु फिर एक दिन राकेश कुछ काम से जब ढाबे की रसोई में आता है तो वो महेश को ये सब करते हुए देख लेता है, परंतु वो महेश को पता नहीं चलने देता कि उसे उस जादुई बर्तन के बारे में पता है। फिर महेश जैसे ही थोड़ी देर आराम करने के लिए घर जाता है, राकेश उस जादुई बर्तन के पास आता है और कहता है, ये महेश कितना बेवकूफ है। इसके पास जादुई बर्तन है और ये इस जादुई बर्तन से सिर्फ खाना मांग रहा है, लेकिन मैं इसके जैसा बेवकूफ नहीं हूँ। ऐसा सोचकर राकेश उस बर्तन से सारा खाना निकाल देता है और फिर उसे ढक्कन से ढक देता है और उस ढक्कन के ऊपर हाथ रखकर मन ही मन उस बर्तन में सोना भर जाने की इच्छा करता है। और फिर जैसे ही राकेश उस बर्तन को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर सोना नहीं बल्कि ढेर सारे सांप हैं। उनमें से एक सांप राकेश के पैर में काट लेता है। तभी वहाँ पर मौजूद कुछ लोग किसी तरह राकेश को अस्पताल पहुँचाते हैं, परंतु काफी देर हो चुकी थी। जहर राकेश के पैर में फैल चुका था, इसलिए डॉक्टर को राकेश का पैर काटना पड़ता है और राकेश पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाता है। परंतु फिर जब राकेश को होश आता है उसे एक अच्छा सबक मिल जाता है और वो महेश से कहता है, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, ये सब मेरी ही गलती की सजा है। मैंने लालच किया और मेरी ये हालत हो गई। तूने हमेशा मेहनत से काम किया है, इसलिए अब इस ढाबे पर मेरा नहीं बल्कि तेरा हक बनता है। अब से ये ढाबा तेरा है मेरे भाई। राकेश की ये बात सुनकर महेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो राकेश को गले लगा लेता है। भैया, बेशक आप इस ढाबे पर काम ना करें, पर ये ढाबा हम दोनों का है और आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपका केवल हाथ ही मेरे सर पर काफी है। उस दिन के बाद से राकेश कभी लालच नहीं करता और ना ही आलस करता है। वो एक पैर खराब होने के बावजूद भी लोगों को रसोई से बाहर तक खाना देने का काम करता है और इसी तरह वो परिवार हंसी खुशी रहने लग जाता है। बहुत समय पहले एक गांव में गोमती अपनी दो सौतेली बहनें पल्लवी और रजनी के साथ रहती थी। गोमती बहुत ही नेक और दयालु स्वभाव की थी, बल्कि पल्लवी और रजनी दोनों बहुत ही लालची और मक्कार थी। वो दोनों गोमती की सुंदरता से बहुत जलती थी, यहाँ तक कि पल्लवी और रजनी ने मरने से पहले माता पिता द्वारा दी गई धन दौलत को आपस में बांट लिया, लेकिन दोनों ने बेचारी गोमती को कुछ नहीं दिया। दोनों बहनें एक मालकिन की तरह ही जीवन बिताती। वहीं गोमती का जीवन कष्टों से भरा हुआ था। वो सारा दिन भर एक नौकरानी की तरह काम किया करती और अपनी दोनों सौतेली बहनों के अत्याचार सहती। गोमती, जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ सारी खत्म हो गई हैं। और मेरे लिए आते समय जंगल से ताजे फल भी लेती आना, समझी? पहले घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी। नहीं, पहले जो कहा है उसे करो, बाकी काम आने के बाद करना। मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से जंगल से लकड़ियाँ लाकर मेरे लिए खाना बना, सुना नहीं? जल्दी जाओ। बेचारी गोमती घर का काम छोड़ चुपचाप जंगल में लकड़ियाँ लाने चली गई। कुछ देर बाद गोमती थकी हारी लकड़ियाँ लेकर घर लौटी और जैसे ही गिलास लेकर पानी पीने के लिए मटके की ओर बढ़ी, तभी पल्लवी पानी का गिलास हाथ से छीनते हुए बोली, पानी बाद में पीना, पहले जाकर खाना बना। बहुत जोरों की भूख लग रही है, इतनी देर लगा दी जंगल से लकड़ियाँ लाने में, भूख के मारे जान निकली जा रही है। दुखी होकर गोमती रसोई में खाना बनाने चली गई। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया। फिर गोमती ने दोनों को खाना परोसा और खुद भी खाना खाने जैसे ही खाने की टेबल पर बैठी, तभी रजनी बोली,
अरे अभी सारा काम खत्म नहीं हुआ और हमारे साथ खाना खाने बैठ गई। पर मैंने तो सारा काम खत्म कर लिया है। हमारे खाना खाने तक हमारा बिस्तर जाकर ठीक करो, उसके बाद ही तुम खाना खा सकती हो। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जा यहाँ से, हमारे खाने में क्या नजर लगाएगी? पूरा दिन निकल गया था गोमती को बिना खाए पिए। जब वो बिस्तर ठीक कर वापस लौटी तो देखा उसके हिस्से का खाना भी उन दोनों ने चट कर दिया था। मेरी प्लेट में रखा खाना कहाँ है? ओह, हम भूल गए। खाना तो सारा खत्म हो गया, लेकिन कल से अगर कुछ बच गया तो तुम्हारे लिए रख देंगे। वैसे भी घर की नौकरानी को कौन याद रखता है? मेरी प्यारी बहनों, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। भूख के मारे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अगर तुम्हें खाना खाना है तो ये रोटी के टुकड़े बचे हैं, तुम खा सकती हो। चल पल्लवी, बहुत रात हो गई है, सोने चलते हैं। बहुत जोर की नींद आ रही है। और हाँ, तुम झूठे बर्तन साफ करके ही सोना, समझी? इतना कहकर दोनों बहनें सोने चली गई। वहीं बेचारी गोमती ने रोटी के बचे हुए टुकड़े खाए और ऊपर से पानी पीकर आंगन में चादर बिछाकर सो गई। अगली सुबह होते ही गोमती जंगल में जब लकड़ियाँ लेने गई तो उसे बहुत जोरों की भूख लगने लगी। काश कुछ फल खाने को मिल जाए, बहुत भूख लग रही है। तभी कुछ दूरी पर उसे पेड़ों पर से गिरे हुए कई सारे फल दिखाई दिए। पहले तो उसने पेट भर फल खाया और कुछ बाकी बचे फल को एक कपड़े की पोटली में रख लिए। उसके बाद गोमती सूखी लकड़ियां लेकर जंगल के रास्ते घर की ओर जा ही रही थी कि तभी अचानक उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली, जिसके हाथ में एक कांच के बर्तन में एक सुनहरी मछली थी। उस मछली को देख गोमती बूढ़ी औरत से बोली, अम्मा, कृपया कर इस बेचारी मछली को मुझे दे दो। इसके बदले में मैं आपको खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ दूंगी और खाने के लिए कुछ फल। इतना ही है मेरे पास आपको देने के लिए, और कुछ नहीं है। पर आप ये मछली मुझे दे दीजिए। तुम सच में बहुत ही दयालु लड़की हो, इसलिए तुम इस मछली को अपने साथ ले जा सकती हो। मुझे इसके बदले तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। बूढ़ी औरत ने खुशी खुशी सुनहरी मछली गोमती के हाथों में सौंप दी और वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद गोमती सुनहरी मछली को लेकर घर की ओर चल पड़ी, लेकिन वो अपनी सौतीली बहनों से सुनहरी मछली को छुपाकर रखना चाहती थी। इसलिए जंगल के पास एक पुराना कुआं था। उस कुएं को देख गोमती के मन में ख्याल आया, मेरी प्यारी मछली, तुम्हारे लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। आज से तुम यहीं रहना, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं ले जा सकती। माफ करना मेरी प्यारी दोस्त, पर मैं तुमसे मिलने हर रोज यहाँ आया करूँगी। सुनहरी मछली नया घर पाकर बहुत खुश थी। गोमती हर रोज सुनहरी मछली के लिए रोटी के टुकड़े लेकर आती और उससे घंटों बातें करती। धीरे धीरे सुनहरी मछली बड़ी हो गई। एक दिन की बात है, गोमती जब कुएं के पास पहुंची और जैसे ही रोटी के टुकड़े मछली को खाने को दिए, तभी सुनहरी मछली के मुंह से एक सोने का सिक्का निकला। ये देख गोमती हैरानी से बोली, क्या ये सोने का सिक्का मेरे लिए है? तुम्हारा धन्यवाद प्यारी दोस्त। ये सुन सुनहरी मछली उछलते हुए पानी के अंदर चली गई। उसके बाद गोमती सोने के सिक्के को लेकर सुनार के पास गई। उसके बदले सुनार ने उसे कुछ पैसे दिए। अब गोमती को खाने और पहनने की कोई दिक्कत नहीं थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। गोमती हर रोज सुनहरी मछली के पास खाना लेकर जाती और उससे ढेर सारी बातें करती। वहीं बदले में मछली उसे सोने का एक सिक्का देती। अब गोमती खुश रहने लगी, लेकिन उसकी खुशी सौतेली बहनों से देखी नहीं गई। वो दोनों बड़ी हैरान थी। देखो तो, कल तक हमारे दिए हुए फटे कपड़े पहनने वाली इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रही है। पता नहीं इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तुमने सही कहा बहना, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले के तो तेवर ही बदल गए हैं। मुझे तो लगता है ये हमसे कोई राज छुपा रही है। हमें इस पर नजर रखना चाहिए। फिर दोनों सौतेली बहनें मिलकर गोमती पर नजर रखने लगी। आखिरकार एक दिन गोमती का पीछा करते हुए उन्हें सुनहरी मछली के बारे में पता चल ही गया। जब गोमती मछली को खाना देकर वहाँ से चली गई, तब दोनों बहनें मछली पकड़ने का जाल लेकर कुएं के पास पहुँची और कुएं में दाना डाला। जैसे ही मछली दाना खाने ऊपरी सतह पर आई, वह उनके जाल में फंस गई।
अब हम मछली को मारकर इसके पेट में पड़े ढेर सारे सोने के सिक्के हासिल कर लेंगे। फिर हम जल्दी लखपति बन जाएंगे, क्यों बहना? फिर दोनों लालची बहनों ने अपने इरादों को अंजाम देने के लिए सुनहरी मछली को मार डाला। वहीं दूसरी ओर इन सब बातों से अनजान जब गोमती कुएं के पास पहुंची और मछली को पुकारने लगी। ओ मेरी प्यारी दोस्त, जल्दी से बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तुम्हारी मनपसंद ब्राउन ब्रेड। लेकिन काफी देर पुकारने पर भी सुनहरी मछली सतह पर नहीं आई तो गोमती काफी परेशान हो गई। तभी कुएं में से आवाज आई, तुम जिसे पुकार रही हो वो मर चुकी है। कौन? ये किसकी आवाज है? मैं कुएं की देवी बोल रही हूँ। तुम्हारे दोनों दोस्त बहनों ने सारे सोने के सिक्के पाने के लिए तुम्हारे प्यारे दोस्त को मार डाला, लेकिन मछली को मारकर उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। जल्दी घर जाओ और सुनहरी मछली को खाली जगह ले जाकर दफना दो। देर ना करो, जल्दी जाओ। जब गोमती घर पहुंची तो अपनी प्यारी दोस्त को मरा हुआ आंगन में पाया। ये देख गोमती फूट फूट कर रोने लगी। फिर गोमती ने कुएं की देवी के कहे अनुसार सुनहरी मछली को एक खाली जगह ले जाकर दफना दिया। अपनी प्यारी दोस्त को दफनाते हुए गोमती के आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही गोमती के आंसू मछली के कब्र पर गिरे तभी एक चमत्कार हुआ और वहाँ एक विशाल जादुई पेड़ प्रकट हुआ जिस पर सोने और चांदी के फल लगे हुए थे। ये देख गोमती दंग रह गई। गोमती ने जादुई पेड़ की देखभाल और रखवाली करने के लिए वहीं पर एक घर बनवाया और रहने लगी। जब ये बात दोनों सौतेली बहनों को पता चली कि गोमती के पास एक जादुई पेड़ है जिस पर सोने और चांदी के फल लगे हुए हैं, दोनों जल भूनकर राख हो गई। फिर दोनों जादुई पेड़ को अपने कब्जे में करने के लिए गोमती के पास गई और उसे धमकाते हुए बोली, सुन गोमती, ये जादुई पेड़ हमारा है, चुपचाप यहाँ से चली जा। तुम दोनों मेरी प्यारी दोस्त के कातिल हो। तुमने मेरी दोस्त को मुझसे दूर किया और अब ये पेड़ भी मुझसे छीनना चाहती हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। चलो इसकी अच्छे से मरम्मत करते हैं। ये कहते हुए रजनी और पल्लवी ने मिलकर गोमती की खूब पिटाई की। मुझे छोड़ दो, भगवान तुम दोनों का कभी भला नहीं करेगा। चलो बहना, जल्दी से इसमें लगे हुए सोने और चांदी के फल तोड़ लेते हैं। वैसे भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती ये। तुमने सही कहा बहना। अब हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो अपने लिए सबसे पहले सोने के गाउन और सैंडल बनवाऊंगी। ये कहते हुए दोनों खुशी से नाचने लगी। फिर जैसे ही दोनों ने सोने और चांदी के फलों को हाथ लगाया तभी पेड़ में से एक दिव्य रोशनी निकली और दोनों लालची बहनें कांटेदार कैक्टस के पौधे में बदल गई। तभी जादुई पेड़ में से आवाज आई, यही तुम दोनों की सजा है। अब तुम दोनों सदा के लिए कैक्टस के रूप में रहोगी। इस तरह दोनों लालची बहनों को उनके किए की सजा मिल गई। वही गोमती जादुई पेड़ में लगे सोने और चांदी के फलों से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में एक बहुत ही सुंदर रानी परी थी। रानी परी बहुत नेक और दयालु थी और उनके पास कई प्रकार की शक्तियाँ भी थी। परीलोक के पास में ही एक महरलोक हुआ करता था जिसका राजकुमार रानी परी को बहुत पसंद करता था और वो उनसे शादी करना चाहता था। राजकुमार अपनी माँ को ये सारी बातें बताता है और राजकुमार की माँ अपने सिपाही को भेजकर रानी परी तक ये बात पहुँचाती है। रानी परी भी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। ये जानकर परिदेश के सभी परियां बहुत खुश होती है। लेकिन उसी परिदेश में अविशी नाम की एक परी रहती थी जिसे सुनकर बहुत गुस्सा आता था। अविशी परी रानी परी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो अपने मन में सोचती है, अब इस रानी परी की शादी महरलोक के राजकुमार रणवीर से होने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक तो पहले से ही रानी परी इतनी शक्तिशाली है और राजकुमार रणवीर से शादी करके और भी शक्तिशाली हो जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। अविशी परी योजना बनाने लगती है कि वो रानी परी को किस तरह से मात दे सकती है। महल में रानी परी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। अविशी परी परिदेश की डायन के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है।
ठीक है, मैं तेरी सारी समस्या अच्छी तरह से समझ गई हूँ। वैसे भी रानी परी मुझे भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर भी मुझे 500 सोने के सिक्के मिलेंगे, तभी मैं तेरी मदद करूँगी। अरे आप चिंता मत करो, मैं आपको 500 सोने के सिक्के नहीं बल्कि पूरे 800 सोने के सिक्के दूंगी। लेकिन बस एक बार रानी परी का पत्ता साफ हो जाए, उसके बाद तो मैं आपको माला माल कर दूंगी। मैं तुझे ये शरबत दे रही हूँ, तू ये शरबत जाकर रानी परी को पिला दे। रानी परी को तेरे ऊपर जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए, वरना ये शरबत काम नहीं करेगा। अविशी परी खुशी खुशी डाइन की दी हुई शरबत लेकर रानी परी के पास जाती है। लेकिन रानी परी के महल में घुसने से पहले वो एक बूढ़ी परी का रूप ले लेती है। बूढ़ी परी का रूप लेकर वो रानी परी के पास जाती है और बोलती है, रानी परी, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारी शादी के बारे में सुना। मैंने देखा कि सभी परियां तुम्हें उपहार दे रही हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई उपहार नहीं है। मैं बहुत अच्छा शरबत बनाती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये शरबत लेकर आई हूँ। क्या तुम इस गरीब बूढ़ी परी का शरबत पी सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। मेरे लिए परी देश की सभी परियां बराबर है और मैं आपका ये शरबत जरूर पीऊंगी। इतना कहकर रानी परी शरबत पी लेती है। रानी परी के शरबत पीते ही वो एक बदसूरत मामूली लड़की के रूप में बदल जाती है। उसके बाद अविशी परी वो शरबत पी लेती है और खुद रानी परी का रूप धारण कर लेती है। अविशी परी रानी परी से कहती है, बेवकूफ रानी परी, तू मेरी जाल में कितनी आसानी से फंस गई। तुझे ये शरबत पिलाने का मेरा यही मकसद था कि मैं तेरा रूप धारण कर सकूं और तुझे मामूली बदसूरत लड़की बना सकूं। अब मैं रानी परी हूँ और कोई तेरी तरफ देखेगा भी नहीं। बहुत हवा में उड़ रही थी ना कि तेरी शादी राजकुमार रणवीर से होने वाली है। अब मैं बनूंगी राजकुमार रणवीर की दुल्हन। तू वही दुष्ट अविशी परी है ना? तूने जो भी किया है कोई तेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। मैं सबको बताऊंगी कि मैं ही असली रानी परी हूँ। सभी परियां मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मेरे ऊपर जरूर विश्वास करेंगे। रुक, अभी मैं तुझे अपनी जादुई छड़ी से सबक सिखाती हूँ। इतना बोलकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है, लेकिन कोई भी जादू नहीं होता। ये देखकर अविशी परी जोर जोर से हंसने लगती है। बेवकूफ परी, अब तू रानी परी नहीं रही, इसलिए तेरी जादुई छड़ी भी काम नहीं करेगी। अब तू किसी काम की नहीं है। तेरी औकात बस मामूली बदसूरत लड़की तक ही है। अब मैं महल जा रही हूँ क्योंकि मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मुझे तैयारियाँ भी करनी है। अविशी परी वहाँ से चली जाती है और रानी परी वहाँ खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगती है। अविशी परी रानी परी का रूप लेकर परी महल में ठाट बाट से रह रही थी। कुछ दिनों बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन रानी परी का रोका राजकुमार रणवीर से होने वाला था। तभी असली रानी परी वहाँ आ जाती है और सबके सामने बोलती है, ये सब झूठ है। राजकुमार रणवीर, ये जो आपके साथ बैठी है ये असली रानी परी नहीं है, ये अविशी परी है और असली रानी परी तो मैं हूँ। इसने छल कपट की मदद से मुझे इस तरह का बना दिया है। मेरी बात का विश्वास करिए, मैं ही रानी परी हूँ। सैनिकों, इस बदसूरत लड़की को मेरे महल से बाहर निकालो। पता नहीं कहाँ से आ गई है मेरा खास दिन खराब करने। मेरे महल के अंदर इसको घुसने किसने दिया? इसको अभी के अभी मेरे महल से बाहर निकालो। इस बदसूरत मामूली लड़की को पृथ्वीलोक पर छोड़ कर आओ। रानी परी बहुत देर तक सबको बताती है, लेकिन वहाँ खड़ी किसी भी परी और राजकुमार रणवीर को उनकी बातों पर यकीन नहीं आता। सैनिक आते हैं और रानी परी को पृथ्वीलोक पर छोड़कर वापस चले जाते हैं। रानी परी के पास जादुई शक्तियाँ भी नहीं थी और खाने के लिए कुछ पैसे भी नहीं थे। रानी परी सबसे खाना मांगती है, लेकिन कोई भी उन्हें खाना नहीं देता है। ये सब देखकर रानी परी पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। पृथ्वीलोक के लोग कितने निर्दयी है, इन्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा। पता नहीं ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं रानी परी से क्या बन गई हूँ। थोड़ी देर बाद रानी परी चलते चलते एक झोपड़ी में पहुँच जाती है। उस झोपड़ी में एक जादूगरनी रह रही थी। रानी परी जैसे ही उस झोपड़ी में कदम रखती है, तभी उस जादूगरनी को पता चल जाता है कि ये परी देश की रानी परी है। रानी परी जी, मेरी छोटी सी झोपड़ी में आपका स्वागत है। लेकिन रानी परी, आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई? मैं तो अपने असली रूप में भी नहीं हूँ, फिर आपने मुझे कैसे पहचाना? मैं गांव की बहुत बड़ी जादूगरनी हूँ और मैं अपनी नजरों से सब कुछ देखकर असलियत जान जाती हूँ। आप मुझे बताइए,
आपके साथ ये सब किसने किया? उसके बाद रानी परी जादूगरनी को अपनी आप बीती बताती है। उसके बाद जादूगरनी कहती है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ रानी परी। मैं आपको जादुई 2 लिपस्टिक देती हूँ, जिसकी मदद से आपकी सभी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी। अब मैं उस दुष्ट अविशी परी को नहीं छोड़ूंगी, जिसकी वजह से मेरी सुंदरता और सारी खुशियाँ खत्म हो गई थी। रानी परी जी, आप ये जादुई गुलाबी लिपस्टिक लगा लीजिए, जिसके बाद आप पहले की तरह खूबसूरत हो जाओगी। ये काली वाली लिपस्टिक आप उस दुष्ट परी को जाकर लगा देना, जिसके बाद उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। जादूगरनी के कहने पर रानी परी गुलाबी लिपस्टिक लगाती है और वो पहले की तरह खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद रानी परी परिदेश वापस जाती है और अपने महल में जाकर सभी परियों को बोलती है, देखो सभी परियां, मैं ही असली परी हूँ। अब आप लोगों को यकीन हो गया ना कि मैं ही असली रानी परी हूँ। इस दुष्ट परी ने धोखे से मुझे शरबत पिलाया, जिसकी वजह से मैं मामूली और बदसूरत हो गई थी। सैनिकों, इस बहरूपीय लड़की को मेरे महल से बाहर निकालो। आज शादी है और मैं नहीं चाहती कि आज के दिन यहाँ मैं किसी को सजा दूँ। बहरूपिया, तू कौन है? हाथ धोकर हमारी रानी परी के पीछे पड़ गई है। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो निकल जा यहाँ से, वरना हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। रानी परी हार नहीं मानती और वो अविशी परी के पास जाती है और जबरदस्ती जल्दी से उसे काली लिपस्टिक लगा देती है। ऐसा करते ही अविशी परी अपने असली रूप में आ जाती है। अविशी परी अपने मन में सोचती है, अरे ये क्या, मैं तो अपने असली रूप में आ गई। अब ये परियां मुझे नहीं छोड़ेंगी। मुझे तो लगता है ये लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगी। इतना सोचकर अविशी परी वहाँ से भागने लग जाती है। तभी सारी परियां मिलकर उसे पकड़ लेती है और उसे पीटने लगती है। तभी रानी परी कहती है, परियों, छोड़ दो इसे। मुझे पता है आप लोग मेरे से बहुत प्यार करती हो, इसलिए आप लोग अभी बहुत गुस्से में हो। लेकिन आप लोग इस तरह इस दुष्ट परी की पिटाई मत करो, वरना ये मर जाएगी। मैं इसे परिदेश के जेल में बंद कर दूंगी और इससे इसकी सारी जादुई शक्तियाँ छीन लूंगी। उसके बाद रानी परी अविशी परी को परिदेश के जेल में बंद कर देती है। उसके बाद रानी परी की शादी राजकुमार रणवीर से धूमधाम से हो जाती है। इस तरह जादुई 2 लिपस्टिक की मदद से रानी परी की जिंदगी पहले की तरह खूबसूरत हो जाती है। नागलोक में सोना नाम की एक बहुत ही सुंदर नागिन रहती थी। सोना अपनी सौतेली बहन के साथ रहती थी। उसकी सौतेली बहन के अलावा उसके परिवार में कोई नहीं था। सोना अपनी सौतेली बहन नीलम नागिन से बहुत प्यार करती थी। सोना एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली नागिन थी। पूरे नागलोक में उसकी सुंदरता और अच्छे स्वभाव की चर्चा थी और उसका जहर पूरे नागलोक का सबसे विषैला जहर था। उसके एक बार डसने से ही कोई भी इंसान मौत की नींद सो सकता था। ऐसे ही एक दिन सोना अपनी सौतेली बहन के साथ बाग में टहल रही थी। तभी उसकी सौतेली बहन नीलम बोलती है, सोना, हम यहाँ नागलोक में घूम घूम कर पागल हो गए हैं। चलना पृथ्वीलोक पर घूमने चलते हैं। नहीं नहीं, नाग नागिनों का पृथ्वीलोक पर जाना सही नहीं है। अगर नागराज को पता चला तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। अरे बहन, तू इतना क्यों डरती है? जब नागराज तपस्या में लीन होंगे, हम तब पृथ्वीलोक पर घूमने चलेंगे और उनका तप पूरा होने से पहले हम लौट आएंगे। नहीं, किसी को धोखा देना गलत बात है। मैं नहीं जाऊंगी पृथ्वीलोक पर। तो इतना मत सोच, आज शाम को हम चलेंगे और अगर तू नहीं गई तो देख लियो, मैं तेरे से बात नहीं करूंगी। इतना कहकर नीलम वहाँ से चली जाती है और शाम को वापस सोना के पास आती है। सोना नीलम से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसकी खातिर पृथ्वीलोक पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों बहनें सबसे पहले इंसानी रूप में आती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके नागलोक से पृथ्वीलोक पर जाती है और अपने आसपास की हलचल को देखकर नीलम कहती है, देखा सोना तुमने, पृथ्वीलोक कितना खूबसूरत है। तुम सही कह रही हो नीलम, यहाँ लोग कितने विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। ये जगमगाती हुई रोशनी और इतनी रौनक मैंने नागलोक में कभी नहीं देखी। तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। अब हम हमेशा यहाँ आया करेंगे और यहाँ के लोगों से बातचीत भी करेंगे। दोनों बहनें इसी तरह बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर सोनू नाम का एक लड़का हाथ में फूल लेकर आता है और वो फूल सोना को देते हुए बोलता है, ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्यूटीफुल गर्ल के लिए। माफ कीजिए,
मैं समझी नहीं, क्या कहा आपने? जी कुछ नहीं, आप ये फूल रख लीजिए। वैसे तो आपकी खूबसूरती के आगे ये फूल काफी फीकी हैं, लेकिन फिर भी आप ये फूल रख लीजिए। शुक्रिया, लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, फिर आपने ये पुष्प मुझे क्यों दिया? आपकी खूबसूरती मुझे यहाँ तक खींच लाई, अब इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं। तभी सोना का ध्यान आसमान की तरफ जाता है और वो देखती है कि सूर्य अस्त होने वाला है। ये देखकर वो नीलम से बोलती है, नीलम हमें तुरंत जाना होगा, देखो सूर्यास्त होने वाला है। तभी सोनू कहता है, अरे कहाँ जा रही हो आप? कल मैं यहीं आपका इंतजार करूँगा, आप आना जरूर। कुछ दूर जाने के बाद दोनों बहनें अपना रूप परिवर्तन करती है और जल्दी से अपनी शक्तियों से नागलोक पहुंच जाती है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। अब दोनों बहनों के लिए पृथ्वीलोक पर जाना तय था। इतना ही नहीं, अब तो सोना और सोनू के बीच की नजदीकियां भी बढ़ने लगती है। गुजरते वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर सोना सोनू को अपने नागिन होने की सारी सच्चाई बता देती है। इसी तरह एक दिन सोना अकेली ही पृथ्वीलोक पर सोनू से मिलने आती है और सोनू से बोलती है, सोनू, मेरी बहन नीलम के बाद तुम एक पहले व्यक्ति हो जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ। तुम मेरा यकीन कभी मत तोड़ना। नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी सपने में भी धोखा नहीं दे सकता। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। तभी अचानक से कोई सोना के सर पर डंडे से वार करता है और सोना वहीं बेहोश हो जाती है। काफी घंटे बीत जाने के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को नागलोक में पाती है। वो धीरे धीरे उठती है। उसके सर पर अभी भी बहुत दर्द हो रहा था और उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। तभी वहाँ पर नीलम आती है और बोलती है, शुक्र है भोलेनाथ का कि तुम्हें होश आ गया। लेकिन हुआ क्या था? मैं तो सोनू के पास थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। और मैं यहाँ कैसे आई? तुम इतना मत सोचो, तुम बस यूं ही बेहोश हो गई थी। मैं पृथ्वीलोक गई और तुम्हें यहाँ ले आई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। चलो अब तुम आराम कर लो। नीलम की बात सुनकर सोना वापस आराम करने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सोना को अपने अंदर एक अजीब सी कमी महसूस होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। ऐसे ही एक दिन वो सोनू से मिलने के लिए पृथ्वीलोक पर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सौतेली बहन और सोनू एक दूसरे को गले लगाकर खड़े हैं। ये सब देखकर सोना का दिल टूट जाता है और साथ में उसके अंदर क्रोध की अग्नि भड़क जाती है। वो उनके पास जाती है और गुस्से में कहती है, क्या है ये सब? सोनू, नीलम, तुम दोनों तो मेरे अपने थे ना? फिर तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सोनू, अगर तुम मुझसे अलग होना चाहते थे और तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो तुम मुझे बोल देते, मैं खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी से चली जाती। तुमने तो मेरा यकीन ही तोड़ दिया। और तुम नीलम, मेरी ही बहन होकर मेरी ही पीठ पर छुरा घोंप दिया। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूँगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और कौन सी बहन? मैं तो तुम्हारी सौतेली बहन हूँ ना। तुम दोनों शायद ये बात भूल गई हो कि मैं एक बहुत शक्तिशाली नागिन हूँ जिसके जहर का कोई तोड़ नहीं। अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम दोनों को अब मौत की नींद सोना होगा। उसके बाद सोना अपना नागिन रूप ले लेती है। फिर सोनू और नीलम को डसने लगती है, लेकिन उन दोनों को कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देखकर नागिन हैरान हो जाती है और फिर से उन पर वार करती है, लेकिन उन दोनों को उसके बाद भी कुछ नहीं होता। सोना वापस से अपने अर्ध नागिन रूप में आती है और बोलती है, क्या हो रहा है ये सब? मेरे वार का तुम दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सोना को इस तरह से मचलता हुआ देखकर नीलम और सोनू हंसने लगते हैं। तभी नीलम कहती है, क्या हुआ सोना, तुम्हारा जहर काम नहीं कर रहा या तुम्हारे अंदर जहर ही नहीं बचा? करो और कोशिश करो, चाहे जितना कोशिश कर लो, तुम्हारे अंदर से जहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अब तुम बिना जहर के नागिन हो। तुम्हारे अंदर कोई जहर नहीं है। ये सब जो तुमने देखा, ये सब बिल्कुल सच है। मैं और सोनू बहुत पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हें यहाँ लाना और सोनू से मिलवाना, ये मेरी ही चाल थी। याद है वो दिन जब तुम बेहोश हो गई थी? तुम्हारे सर पर वार मैंने ही किया था और जैसे ही तुम बेहोश हो गई थी,
मैं और सोनू मिलकर तुम्हें एक काली गुफा में ले गए थे। मैंने भोलेनाथ का नाम लेकर तुम्हारे अंदर का सारा जहर निकाल लिया, जिसके बाद मैं सबसे शक्तिशाली नागिन बन गई और तुम्हारे जहर से ही मैंने सोनू को भी एक इच्छाधारी नाग बना दिया। फिर मैं तुम्हें अपने साथ नागलोक ले गई और झूठा प्यार दिखाने लगी। सारी सच्चाई सुनकर सोना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी सोनू कहता है, अब तुम सिर्फ अपना रूप बदल सकती हो, उसके अलावा किसी को मार नहीं सकती। अब मैं एक इच्छाधारी नाग बन गया हूँ। अब मैं आराम से नागलोक जा सकता हूँ। अब कोई भी मुझे मेरी नीलम से दूर नहीं कर सकता। अब तुम देखना, तुम्हारे इसी जहर का इस्तेमाल करके हम पूरे नागलोक को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे और मैं बन जाऊंगा नागराज। सोनू की बात सुन सोना को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद सोनू नीलम का हाथ थामकर वहाँ से जाने लगता है। तभी सोना अपनी शक्तिशाली नागमणि को प्रकट करती है और नागमणि से उन दोनों पर वार करती है और उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती है। और फिर नागमणि को अपने अंदर रख लेती है और खुद से ही बोलती है, क्या हुआ? अगर मेरे पास जहर नहीं है, मेरे पास मेरे भोलेनाथ की सबसे बड़ी शक्ति नागमणि है और भोलेनाथ खुद मेरे साथ है। मेरे भोलेनाथ के आगे कोई बुराई नहीं टिक सकती। बुराई का एक न एक दिन जरूर अंत होता है। इसके बाद सोना नागलोक जाती है और नागराज को सारी सच्चाई बताती है और साथ ही उनसे माफी भी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए नागराज, मैंने आपकी इजाजत के बगैर नागलोक से बाहर कदम रखा, लेकिन इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं था। मुझे मेरी सौतेली बहन नीलम वहाँ लेकर गई थी। उसने मुझे हमारे प्यार का वास्ता दिया था, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन उसने अपना सौतेला होने का प्रमाण मुझे दे दिया और मेरी पीठ पर खंजर घोंप दिया। लेकिन मैंने अपना बदला स्वयं ले लिया और उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सोना। तुम्हारा तो बड़प्पन है कि तुमने मुझसे आकर माफी मांगी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुमसे एक बात भी कहना चाहता हूँ। कौन सी बात नागराज? मैं जानता हूँ अभी अभी तुम्हारा दिल टूटा है, परंतु मैं तुम्हें कई वर्षों से पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो। नागराज के इस प्रस्ताव से सोना बहुत खुश होती है, लेकिन वो कहती है, नागराज, नागरानी तो वही नागिन बनती है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, परंतु मेरे पास तो अब कोई शक्ति ही नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें वापस पहले जैसी नागिन बना दूंगा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा जहरीली। उसके बाद कुछ ही दिनों में नागराज और सोना की शादी हो जाती है और नागराज सोना को पहले जैसा शक्तिशाली बना देते हैं। अब सोना अपने अतीत को भूलकर नागराज के साथ अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है।